बायोलॉजी पढ़ रहे थे अपन। लेसन था अपना थर्ड। लेसन का नाम क्या था? फसल व भंडारण के जो प्रमुख कीट है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। फसल व भंडारण के प्रमुख कीट। तो इसमें 9 कीटों की अपन ने चर्चा कर ली थी। और आज का जो 10 नंबर का जो अपना कीट है वह क्या है? अनार की तितली। अनार की तितली। तो ये स्टूडेंट्स आज का कीट मुख्य रूप से पढ़ेंगे। अनार की तितली से क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो कीट या तितली है ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाता है? जो अनार होती है, अनार के जो पादप होते हैं, अनार के जो फल होते हैं, अनार के जो दाने होते हैं, उनको क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अगर इस कीट की अगर अपन बात करें ना दोस्तों, तो यह कीट क्या होता है? मुख्य रूप से भारत में तो पाया ही जाता है। भारत के संपूर्ण राज्यों में अपन कह सकते हैं यह सर्वव्यापी है। इसके अलावा जो भारत की जो प्रमुख देश है, पड़ोसी देश, भारत के आसपास के जो प्रमुख देश है, पड़ोसी देश, उनमें भी यह क्या है? व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस कीट के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स, यह क्या होता है? इस कीट का वैज्ञानिक नाम होता है ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ड्यूरोडोरिक्स की जगह अपन कहते हैं इसे वीराकोला भी कह सकते हैं। ये वीराकोला, तो नाम वीराकोला आइसोक्रेट्स भी हो जाता है। अब यह है 2 नाम यहाँ पर क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अपन पढ़ते हैं कोई भी जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है ना दोस्तों, वह किससे रिलेटेड होता है? वैज्ञानिक नाम जो होता है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से 2 पदों में होते हैं। वैज्ञानिक नाम के कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वंश और एक क्या होती है? उसकी जाति होती है। जो फर्स्ट होता है वह वंश को प्रदर्शित करता है और सेकंड नाम उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तो इस कीट के मुख्य रूप से ड्यूरोडोरिक्स वंश भी है और वीराकोला वंश भी माने जाते हैं। इसलिए 2 वंशों के आधार पर अपन इसे 2 नाम अलग अलग दे रहे हैं। जाति दोनों की क्या हो रही है? समान मानी गई है। अब देखिए इसके अंदर अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स है या वीराकोला आइसोक्रेट्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। इसका गण कौन सा होता है? वही लेपिडोप्टेरा। गण कौन सा होगा? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा यह माना जाता है, इस कीट का गण माना जाता है लेपिडोप्टेरा। गण के पश्चात अपने को क्या याद रखना चाहिए? इसका कुल लाइकेनिडी। कुल क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइकेनिडी। यह इस कीट का कुल माना जाता है। तो ये 3 बातें सबसे पहले किसी भी कीट के बारे में अपन पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक नाम ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स, गण होता है लेपिडोप्टेरा और कुल होता है उसका लाइकेनिडी। इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया यह कीट क्या है? संपूर्ण भारत में पाया जाता है और भारत के अलावा जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी यह क्या है? फैला हुआ है। अब इसके मुख्य बात करते हैं किसकी? लक्षण की। तो मुख्य लक्षण की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसकी जो प्रौढ़ जो नर तितली होती है, प्रौढ़ अपन माने नर तितली होती है, वह चमकदार होती है और नीले रंग की होती है। पहचान बता रहा हूं, प्रौढ़ तितली चमकदार होती है, नीले रंग की होती है, जबकि जो मादा तितली होती है, कीट, वह अपन कहेंगे भूरे रंग की होती है। प्रौढ़ नर कीट या तितली जो है वह क्या है? चमकीले नीले रंग की होती है। चमकीले नीले रंग की होती है, जबकि जो प्रौढ़ मादा कीट होती है वह कौन से रंग की होती है? भूरे रंग की होती है।
ये अपने को इसकी पहचान अपन देख सकते हैं नर और मादा की। नर नीले रंग के और मादा जो होती है वह भूरे रंग की होती है। इनके जो पंख होते हैं शरीर पर, प्रौढ़ कीट के जो पंख होते हैं उनका आकार देखें तो 40 से 50 mm। इनके जो पंख 40 से 50 mm क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ये प्रमुख लक्षण मैं आपको इनके बता रहा हूं। अब अपन कहते हैं कि इनके शरीर के ऊपर, या कह सकते हैं जो पूर्ण विकसित इनकी एक अवस्था आती है, लट अवस्था आती है। तो पूर्ण विकसित लट अवस्था के बारे में अगर पूछे तो पूर्ण विकसित जो लट होती है वह 1700 से 20 mm। पूर्ण विकसित लट जो होती है वह 17 से 20 mm क्या होती है, लंबी अवस्था। लट अवस्था जो होती है वह 17 से 20 mm अपन मान सकते हैं लंबी, गहरे भूरे रंग की होती है और लट के पूरे शरीर पर अपन कहेंगे सफ़ेद रंग के धब्बे माने जाते हैं। पूर्ण विकसित लट भूरे रंग की होती है और पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग के क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, धब्बे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी क्या होती है, मुख्य पहचान होती है लक्षणों के आधार पर। प्रौढ़ कीट चमकीले नीले रंग का होगा, मादा कीट भूरे रंग की होगी, पंख इनके 40 से 50 mm लंबे होते हैं और पूर्ण विकसित लट अवस्था की बात करें तो 17 से 20 mm लंबी होती है। पूर्ण विकसित जो लट होती है वह भूरे रंग की होती है और पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ये होते हैं इसके मुख्य लक्षण। अब बात करते हैं आगे अपन क्षति व महत्व, यानी कि ये कीट किस प्रकार से क्षति पहुंचाने का कार्य करता है और क्या महत्व यानी कि लाभ व हानि, अपन इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि यह जो कीट होता है वह एक बहुभक्षी कीट है। बहुभक्षी कीट अपन उसे कहते हैं, बहु यानी बहुत से, भक्षी यानी भक्षण करने वाला। तो यह कीट किसी एक पादप या फल के ऊपर डिपेंड न रहकर बहुत सारे फलों या पादपों पर क्या होता है, डिपेंड रहता है, उनका क्या करता है, भक्षण करता है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, बहुभक्षी कीट के नाम से जानते हैं। बहुभक्षी कीट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देखिए सेब, बेर और इसके अलावा अगर देखें तो अमरूद और जो अपने सिट्रस फल आते हैं, सिट्रस फल जानते हैं स्टूडेंट्स, इससे कहते हैं सिट्रस फल का मतलब होता है जो खट्टे फल वगैरह आते हैं, नींबू वर्ग के जो फल आते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा वगैरह, इन्हें क्या कहा जाता है, सिट्रस फल के नाम से जानते हैं, जिनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो उनको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या उनका भक्षण करता है। तो एक से अधिक फलों का भक्षण करने के कारण इसे क्या कहते हैं, बहुभक्षी कीट की संज्ञा दी गई है। अब इसकी जो लट अवस्था होती है ना, वह सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इस कीट की जो लट अवस्था होती है वह सबसे ज्यादा अपन कहेंगे नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। यह लट अवस्था क्या होती है, फल के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर प्रवेश करते हुए जो अंदर का जो गुद्दा होता है या अपन कहते हैं बीज वगैरह होते हैं, उनको क्या होती है, खा जाता है। जैसे अपन कहते हैं अनार का मुख्य रूप से कीट माना जाता है, तो अनार के अंदर यह प्रवेश कर जाता है, अनार के अंदर का जो गुद्दा या जो फल या जो दाने बनते हैं उनको यह क्या करता है, खाने का कार्य करता है। अब इनका लार्वा या अपन कह सकते हैं जो लट अवस्था वगैरह होती है वह उनको खा जाते हैं, घुसकर उनको नष्ट कर देते हैं और अनार को भी अपन मान सकते हैं पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। एक फल के अंदर लगभग अगर देखें तो 8 से ज्यादा लट अपन कह सकते हैं कि उपस्थित मानी जाती है। और इस कीट यानी कि अनार कीट से ग्रसित जो फल होता है उसमें अगर जीवाणु या कवक का प्रकोप हो जाए ना, जीवाणु या कवक का प्रकोप हो जाए तो फल से अपन मान सकते हैं कि दुर्गंध आने लगती है, फल सड़ने लगता है और अंत में अपन कह सकते हैं फल क्या होता है, गिरे जाता है, स्वतः ही टूटकर क्या होता है, गिरे जाता है, क्योंकि अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, एक प्रकार से फल की डेथ हो जाती है। और कहा जाता है इस कीट के द्वारा लगभग 40 से 90% तक क्या होती है, हानि पहुंचती है। तो देखिए इसकी मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। यह क्या है, एक बहुभक्षी कीट है।
अब बहुपक्षीय कीट क्यों माना है? क्योंकि ये देखिए सेब, अनार, अमरूद और सिट्रस फल। सिट्रस फल के लिए मैंने आपको बताया कौन कौन से आएंगे इसमें, नींबू, नारंगी, संतरा, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं ना वह सारे किस में आते हैं, मुख्य रूप से सिट्रस फल में आते हैं। और इनके अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वह पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वह इनमें पाया जाता है। तो इन सब का ये क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। इस कीट की जो लट अवस्था होती है, लट अवस्था क्या करती है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। लट अवस्था जो होती है वह नुकसान पहुंचाती है। लार्वा फल के अंदर घुसकर या प्रवेश कर क्या करेगा, उसके जो बीज गुद्दे को खा जाता है। बीज गुद्दे को क्या होगा, खा जाता है, जिससे क्या होगा, फल या अपन मानेंगे इस कीट से ग्रसित जो फल होता है, ग्रसित फल पर जीवाणु व कवक, यह जो ग्रसित फल होगा, इस कीट से ग्रसित फल की बात करें, उस पर जीवाणु व कवक का संक्रमण होने पर क्या होगी, दुर्गंध आती है। फल में क्या आती है, दुर्गंधे आती है। कब आती है, जब जीवाणु व अपन मान सकते हैं कवक का प्रकोप होता है तो दुर्गंधे आती है, फल सड़ने लगते हैं, दुर्गंध आती है। इसके अलावा फल सड़ने लगते हैं और अंत में क्या होते हैं, गिरे जाते हैं। अंत में क्या होगा, गिरे जाते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस कीट से अपन मान सकते हैं लगभग 40 से 90% तक क्या होती है, हानि देखने को मिलती है। 40 से 90% तक अपन देखेंगे इस कीट के द्वारा हानि होती है। तो ये माना जाता है इसका क्षति या महत्व है। अब आगे अपन बात करेंगे क्षति या महत्व के बाद में आता है इसका जीवन चक्र, उसके बारे में अपन बातें करते हैं। तो जीवन चक्र, जीवन चक्र में अपन मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर जीवन चक्र की अगर अपन बात करते हैं तो जीवन चक्र में मुख्य रूप से पढ़ा जाता है कि इसके अंदर जो मादा जो कीट होते हैं वह क्या करते हैं, पूरे वर्ष अपन कह सकते हैं वर्ष भर फलों पर क्या करते हैं, अंडे देने का कार्य करते हैं। जो मादा जो कीट होते हैं वह वर्ष भर अपन मानेंगे फलों पर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब जो मादा कीट होते हैं उनके द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं वह एक एक करके अंडे दिए जाते हैं। और ये अंडे कहाँ दिए जाते हैं, जो फूलों के जो अपन मान सकते हैं कार्पल्स, यानी कि जो दल वगैरह पाए जाते हैं, जो बाह्य दल वगैरह होते हैं, कार्पल्स, कोरोला, तो दल, बाह्य दल या कह सकते हैं उनकी जो पत्तियां, पंखुड़ियां वगैरह होती है उन पर दिए जाते हैं, या अपन कहेंगे उनके जो फल होते हैं उन पर क्या होते हैं, अंडे दिए जाते हैं मादा कीट के द्वारा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं ना वह क्या होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं। अंडे चमकीले होंगे, अंडाकार आकृति के होंगे, ये इनकी पहचान होती है, चमकीले अंडाकार आकृति के होते हैं। और अंडे देने के पश्चात अंडों से लगभग 7 दिन में लठ जो अवस्था होती है इनकी वह क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। लार्वा या जो लठ अवस्था होती है वह बाहर निकले आती है और वह क्या होती है, फल के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब फल के अंदर प्रवेश करके अपन मानेंगे कि लगभग यह
18 से आपकी बुक में दे रखा है 47 दिन तक ये क्या करती है, उस फल को खाने का कार्य करती है। 18 से 47 दिन तक उस फल को खाने का कार्य करेगी। और फल के अंदर कह सकते हैं, या फल का जो डंठल आता है, फल का जो डंठल आता है उससे लटक कर अपन मान सकते हैं कि यह कोशावस्था में भी चली जाती है, यानी कि निष्क्रिय अवस्था जो इसकी होती है उसमें भी यह प्रवेश कर जाती है। कोश अवस्था में भी यह रहती है, और वह कोशावस्था इसकी मानी जाती है लगभग 7 दिन की भी हो सकती है और महीने भर की भी हो सकती है। बुक के अकॉर्डिंग 7 से 34 दिन की किसकी क्या मानी जाती है, कोशावस्था मानी जाती है। और एक वर्ष में लगभग 4 पीढ़ियां अपने को इसकी देखने को मिलती है। तो यह होता है इसका प्रमुख जीवन चक्र। तो इसके बारे में देखते हैं। मादा कीट वर्ष भर क्या देती है, अंडे देती है। अंडे एक एक पादपे कार्पल्स व फलों पर दिए जाते हैं। पल्स व फलों पर दिए जाते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके पश्चात जो अंडे होते हैं वह कैसे होते हैं, अंडे चमकीले व अंडाकार आकृति। अंडे कैसे होते हैं, चमकीले होंगे और आकृति कैसी होगी, अंडाकार आकृति के होते हैं। अंडों से अगर अपन देखें, जो अंडे चमकीले व अंडाकार आकृति के मैंने आपको बता दिया, और इन्हीं अंडों से अगर देखें तो लगभग एक ही सप्ताह में, अंडों से एक सप्ताह में लट बाहर आ जाती है। एक सप्ताह या 7 दिन मान सकते हैं, लट बाहर आ जाती है। और लट फल में प्रवेश कर जाती है। लट किस में प्रवेश करती है, फल में प्रवेश करे जाती है। फल में अपन मानेंगे कि फल में ये 18 से 47 दिन तक रहती है। फल में कितने दिन रहेगी, 18 से 47 दिन तक अपन रहेंगे, कहते हैं फल के अंदर रहती है, पूरे फल को खाती है। और लगभग अगर देखें तो 7 से 34 दिन तक यह जो कीट होता है वह कोशावस्था में चला जाता है। कोशावस्था इसकी एक निष्क्रिय अवस्था होती है। जैसे कई कीट जो होते हैं वह भूमि के अंदर चले जाते हैं कोशावस्था में, और यह क्या करता है, कोशावस्था में कहाँ रहता है, कोशावस्था फल में, या जो फल का जो डंठल होता है, कोशावस्था फल में या फल के डंठल में पाई जाती है। और मुख्य रूप से इसकी पीढ़ी अगर देखें तो एक वर्ष में अपन मान सकते हैं कि 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। एक वर्ष में 4 पीढ़ियां अपने को देखने को मिलती है। तो ये माना जाता है इसका जीवन चक्र। वर्ष भर अंडे दिए जाते हैं, अंडे एक एक दिए जाते हैं। पादप के जो कार्पल्स होते हैं, बाह्य दल वगैरह, या कोरोला पार्ट दल जिन्हें पंखुड़ी पत्तियां वगैरह भी कहते हैं, उन पर दिए जाएंगे, या अपन मानते हैं फलों पर दिए जाते हैं। अंडे चमकीले अंडाकार होते हैं। अंडों से एक सप्ताह में लट अवस्था बाहर आ जाती है। लट फल में प्रवेश कर जाती है। फल में 18 से 47 दिन तक यह रहती है, और 7 से 34 दिन तक इनकी कोशावस्था रहती है, जो एक निष्क्रिय अवस्था रहती है। कोशावस्था फल में हो सकती है या फल के जो डंठल में हो सकती है। और एक वर्ष में 4 पीढ़ियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो यह जीवन चक्र। अब बात करेंगे अपन लास्ट में इसके प्रबंधन की। तो प्रबंधन में क्या देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से उसका क्या किया जाता है, नुकसान को कम किया जा सकता है या उस कीट के प्रकोप को कंट्रोल किया जा सकता है, वह देखा जाता है प्रबंधन या मैनेजमेंट में।
तो यहाँ पर दो प्रबंधन देखेंगे, फर्स्ट सामान्य या सस्य प्रबंधन और दूसरा देखेंगे अपन रासायनिक प्रबंधन। तो प्रबंधन में जो फर्स्ट है वह है क्या अपना सस्य प्रबंधन या सामान्य प्रबंधन। तो देखिए प्रबंधन में इसकी प्रमुख दो ही बातें दे रखी है दोस्तों। पहली तो क्या दे रखी है कि जब जो पादप होता है उसके ऊपर फल लगने लग जाते हैं या फल परिपक्व होने लगते हैं, तो परिपक्व होने से पहले फलों को क्या होता है ढक दिया जाना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं आजकल जो जाल वगैरह आता है जो अपन मानते हैं कि फलों के ऊपर लगाते हैं, जिससे फलों को क्या होता है नुकसान नहीं होता है, तो उससे फलों को ढक देना चाहिए। तो फल विकसित होने से पहले या परिपक्व होने से पहले, फल विकसित होने से पहले क्या करना चाहिए, ढके देने चाहिए। फल विकसित होने से पहले ढक देने चाहिए। और दूसरा आपको बताऊंगा कि जो कीट ग्रसित फल होते हैं यानी जिन पर इस कीट का प्रकोप हो चुका है, जो दुर्गंध आती है, सड़न आती है, टूटकर गिर चुके हैं, तो कीट ग्रसित फलों को क्या करना चाहिए, एकत्रित करके क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो ये दो मुख्य सामान्य या सस्य प्रबंधन माने गए स्टूडेंट्स। पहला तो बताया गया है कि जो विकसित फल हो रहे हैं उससे पहले फलों को क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कीट ग्रसित जो फल होते हैं उनको अपने को आसपास के सारे भी होते हैं उनको एकत्रित कर लेना चाहिए और एकत्रित करके उनको क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ये अपन मानते हैं कि दो मुख्य सस्य प्रबंधन। अब जो दे रखा है इसमें रासायनिक प्रबंधन, उसके बारे में देखते हैं। रासायनिक प्रबंधन में क्या होता है, तो देखिए रासायनिक प्रबंधन में अपन मानते हैं कि एक रसायन आता है डाई मिथोएट और एक आता है क्यूनोल्फोस। डाई मिथोएट या कह सकते हैं कौन सा, क्यूनोल्फोस। तो एट या क्यूनोल्फोस, इनकी कितनी मात्रा अपने को, क्यूनोल्फोस अपन डाई मिथोएट देखे तो 30 ईसी काम में लेनी है और अगर क्यूनोल्फोस ले तो 25 ईसी। डाई मिथोएट तो 30 ईसी और क्यूनोल्फोस ले तो 25 ईसी अपने को ये क्या करनी है, काम में लेनी है। इनकी कितनी मात्रा अपन काम में लेंगे, 2 ml प्रति लीटर जल में घोलकर, 2 ml प्रति लीटर जल में घोलकर क्या करना है अपने को, छिड़काव किया जाता है। जल में घोलकर क्या करना है, छिड़काव करना है। किसका, एक तो या तो डाईमिथोएट 30 ईसी काम में ले सकते हैं अपन, या क्यूनोल्फोस 25 ईसी। कितनी मात्रा लेनी है, 2 ml प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर जल में घोलकर क्या करना है, इनका छिड़काव करना है। ये माना जाता है इसका रासायनिक प्रबंधन। तो इस प्रकार अपना यह जो किट होता है यह कंप्लीट होता है और इस किट को मात्र 2 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करने जा रहा हूं, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो किट का नाम अनार की तितली, वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेट्स, या दूसरा नाम वीराकोला आइसोक्रेट्स बताया। गण मैंने आपको बताया इसका लेपिडोप्टेरा, कुल आपको इसका बताया गया लाइकेनिडी। फिर मैंने बताया कि यह जो कीट होता है संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, या भारत के अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें भी यह कीट देखने को मिलता है। लक्षण मैंने आपको बताया कि प्रौढ़ जो नर तितली होती है वह अपन माने तो तितली चमकदार नीले रंग की होती है, जबकि जो प्रौढ़ मादा तितली होती है वह कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। इनके पंखों की साइज देखे तो 40 से 50 mm लंबे पंख पाए जाते हैं। और पूर्ण विकसित इनकी लट अवस्था की अगर अपन बात करें
तो वह लगभग 17 से 20 mm लंबी अवस्था मानी जाती है। गहरे भूरे रंग की अवस्था होती है और पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ये इसकी लट अवस्था की पहचान होती है। फिर क्षतिया जो महत्व की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि बहुपक्षी कीट होता है। बहुपक्षी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी एक के जो पादप होता है या फल होता है उस पर डिपेंड नहीं रहता। बहुत से पादपों या फलों को ये क्या करता है, भक्षण करता है, उन्हें खाता है। जैसे सेब बताया आपको, अनार, बेर, अमरूद या जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल, नींबू, नारंगी, संतरा, उन सबको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी जो लट अवस्था होती है वह फल के अंदर प्रवेश कर जाती है और फल के अंदर प्रवेश करके उसके गुद्दे या बीज को क्या होती है, खाने का कार्य करती है। एक फल में अगर अपन देखें तो लगभग 1 से 8 तक लट जो होती है वह या 8 लट तक अपन मान सकते हैं कि प्रेजेंट होती है। और इस कीट से ग्रसित जो फल होता है उसमें अगर जीवाणु या कवक का प्रकोप हो जाता है ना, तो अपन कहते हैं फल जो होते हैं वह सड़ने लग जाते हैं और फलों से दुर्गंध आने लगती है और अंत में अपन कह सकते हैं फल गिर भी जाते हैं। और इस कीट के द्वारा कहा जाता है कि फलों में लगभग 40 से 90% तक क्या होती है, हानि होती है। तो ये क्षतिया महत्व था। इसके पश्चात जीवन चक्र में मैंने आपको बताया कि जो जीवन चक्र होता है वह अपन मानेंगे कि वर्ष भर फलों पर क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। जो मादा जो कीट होती है इसके द्वारा जो अंडे अपन देखते हैं, एक एक अंडे दिए जाते हैं, वह दिए जाते हैं फल के जो कार्पल्स या कोरोला पार्ट होते हैं, दल, बाह्य दल वगैरह, पंखुड़ी, पत्तियां वगैरह, उन पर दिए जाएंगे। या अपन कह सकते हैं जो फल के डंठल वगैरह आते हैं उनके ऊपर अंडे दिए जाते हैं, या तो फूल के पत्तियों पर या फल के डंठल पर अंडे दिए जाएंगे। इनके अंडे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं और साथ में अंडाकार आकृति के होते हैं। अंडों से कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर अपन कहेंगे कि जो लार्वा या लट अवस्था होती है वह बाहर निकलकर फल के अंदर प्रवेश कर जाती। फल के अंदर लगभग 18 से 47 दिन तक यह फल के अंदर रहेगी और फल के अंदर रहते हुए या फल के डंठल से अपन मान सकते हैं लटक कर यह लगभग 7 से 34 दिन तक यह कोशावस्था में भी रहते हैं। यह कीट कोशावस्था इनकी एक निष्क्रिय अवस्था होती है, तो वहां पर भी यह रहते हैं। 1 वर्ष में 4 पीढ़ियों का अपन मान सकते हैं धन्य होता है या 4 पीढ़ियां पाई जाती है। फिर प्रबंधन की बात आई थी, तो प्रबंधन 2 बताए थे, सस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में पहली बात आपको क्या बताई थी कि जो कीट होता है उसका प्रकोप कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि फलों वगैरह लगते हैं, पादप पर फल लगते हैं, तो उन फलों के परिपक्व होने से पहले ही अपने को उन फलों को ढक देना चाहिए, कोई जाल वगैरह लगा देना चाहिए, कपड़ा वगैरह बांध देना चाहिए, जिससे फलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। दूसरा प्रबंधन क्या बताया आपको कि जो कीट ग्रसित जो फल होते हैं उनको एकत्रित करके क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उन फलों से लगे हुए जो कीट हैं वह आगे नुकसान न पहुंचा पाए और उन्हें ग्रसित फलों का आगे संक्रमण भी न हो। रासायनिक प्रबंधन में आपको बताया है कि डाइमिथोएट 30 ईसी या क्यूनोलफोस जो आता है 25 ईसी, इनकी अपने को 2 ml मात्रा लेनी है, प्रति 1 लीटर जल में घोलकर क्या करना चाहिए, फलों पर छिड़काव करना चाहिए। इन सब के आधार पर अपन मान सकते हैं कि इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपना आज का ये कीट कंप्लीट होता है। इसी के साथ लेसन भी कंप्लीट होता है। नोट्स आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अच्छे प्रकार से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर पहले आपने लिख लिया है, मैंने पहले भी आपको बताए थे, अगर वह लिख लिए हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको सही उसका जवाब मिला जाएगा, संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।